अस्सलाम वालेकुम जी। मैं प्रोफेसर ज़ुबैर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं दुआ गो अल्लाह ताला से कि आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा फरमाए और आपको ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज ना बनाए। जी, रिसर्च और डेवलपिंग थीसिस, उसमें हमारा आज चैप्टर है 3, रिसर्च मेथड, मेथडोलॉजी भी कहते हैं। रिसर्च मेथड से मुराद है रिसर्च और मेथड मतलब तरीक़ेकार, आप किस तरीक़ेकार से रिसर्च कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर डिपेंड ही इस बात पे करता है। अब उसकी जो हेडिंग्स हैं वो मैं बारी बारी बोलता जाऊंगा, आप भी नोट करते जाएं और कैसे लिखनी है ये भी बताता जाऊंगा, उनका मतलब क्या है, क्या चीज़ है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए और आप आसानी से तीसरा चैप्टर तैयार कर लें। फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन करवाया था, बताया था क्या चीज़ है, हम कैसे करने जा रहे हैं। लिटरेचर रिव्यू में हमने बताया था कि हमने कितनी स्टडीज़ इसके बारे में की हैं, कौन सी हमने थ्योरीज़ पढ़ी हैं इसके बारे में, और उसका रिसर्च का फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें गैप था और जो नहीं हो पानी स्टडीज़ का था, मतलब रिकमेंडेशंस उनकी पड़ी थी क्या था। अब उसके बाद हम रिसर्च मेथड पे आ गए। रिसर्च मेथड में सबसे पहले है रिसर्च डिज़ाइन। डिज़ाइन से मुराद होता है कि क्या चीज़ कहाँ से शुरू हुई, कैसे कैसे गई, कैसे कैसे नीचे ऊपर आई और कैसे गई। उसको जब हम सारी शक्ल देते हैं तो वो एक डिज़ाइन बन जाता है। जैसे घर का एक मैप बनता है कि जी आपका बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका किचन है, वो हम लाइनें ड्रा करते जाते हैं और वो एक चीज़ बन जाती है। इस तरह रिसर्च डिज़ाइन से मतलब वो सारा प्रोसीजर, वो तरीक़ेकार है जो आपने रिसर्च में अपनाना है, जिसके तहत आपने रिसर्च कंप्लीट करनी है। तो इसमें आप कह लें कि रिसर्च नेचर दूसरी हेडिंग है। रिसर्च नेचर का मतलब है उस रिसर्च की जो नेचर है, उसकी जो फितरत है वो आपने बतानी है। मतलब किस टाइप की आपकी रिसर्च है जो आप करने जा रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंटल है, आप कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, आप मेडिसिन यूज़ करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों पर उसका असर देखना चाह रहे हैं, या फिर आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसका असर देखना चाह रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं उसकी रिसर्च की नेचर क्या है। अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव है, मतलब बयानिया है, आप जस्ट सवाल जवाब कर रहे हैं किसी से, मतलब सर्वे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपने सोच समझ के जो आपकी रिसर्च होगी उसके हिसाब से आपने इसका रिसर्च का नेचर लिखनी है। रिसर्च की नेचर क्या है आपकी, ठीक है, किस नेचर की रिसर्च कर रहे हैं आप। उसके बाद रिसर्च अप्रोच। अप्रोच से मुराद है एक वो रास्ता, मंसूबा, एक वो लाहे अमल जिसके तहत आप रिसर्च कर रहे हैं। मतलब आप कैसे कैसे गुजर कर रास्ते से रिसर्च कर रहे हैं, मतलब वो कैसा, वो आपकी अप्रोच है, कहाँ तक आपकी पहुँच है, जहाँ पर रख के आपने इसको रिसर्च को आपने कंप्लीट करना है, डाटा वगैरह रिसीव करना है। तो उसके बारे में इसको हम कहेंगे रिसर्च अप्रोच। अब इसमें पुराना तरीका भी है, नया तरीका भी है, मिक्स तरीका भी है। मतलब आम अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात की बेस पे आम की तरफ से किसी ख़ास की तरफ जाना और फ़ैसला लेना। मतलब इसी तरह अपने तजर्बात और मुशाहिदात की बेस पर ही आप किसी ख़ास से आम की तरफ जाना। ये डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों की बात कर रहा हूँ, अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ये पहले भी हम बता चुके हैं। और तीसरा जो होता है वो मिक्स होता है, उसको आप साइंटिफिक भी कह सकते हैं, उसमें ये दोनों ही तरीके यूज़ होते हैं और उसका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। तो साइंटिफिक रिसर्च इसी कहते हैं जिसे मिक्स जिसे हम कहते हैं, मतलब ये दोनों तरीके उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद ये हेडिंग्स के बाद आपने लिखनी है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आपका सामना होता है, तो उसके बाद आपके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पैदा होते हैं। मतलब तसव्वुरात का मजमूआ, आपके ख़यालात, वो ख़यालात जैसे कि ऐसा भी हो सकता था, अगर कोई मैच है तो एक टीम ये भी जीत सकती है, एक टीम वो भी जीत सकती है। तो ज़ाहिर है ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो मफरूज़े इसका, जिसे हम उर्दू में मफरूज़ा कहते हैं, हाइपोथेसिस, यानी उसका मतलब ही ये है कि कोई ऐसी चीज़, ऐसा ख़याल जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जब रिसर्च कंप्लीट होती है, फाइंडिंग आती है, तो उसके बाद कंक्लूजन पे पता चलता है कि कौन सा हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हुआ, कौन सा हाइपोथेसिस गलत साबित हुआ। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई हादसा पेश आ गया, जैसे एक बाग है, वो बाग ख़राब हो गया और आप सुबह वहाँ पहुँचे, तो आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये बाग कैसे ख़राब हुआ, क्या आंधी तूफ़ान आया हुआ था, क्या कोई बच्चे यहाँ पर आए खेलने के लिए, क्या जानवर आए। तो मतलब कोई तो चीज़ एक बीच में से ठीक होगी, एक गलत होगी, तो ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस डायरेक्शनल भी होते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी होते हैं। डायरेक्शन से मतलब ये होता है कि ये फ़र्क ताल्लुक ज़ाहिर कर रहे होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं। जैसे कि आप एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जिस्म पे, सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, मेडिसिन का सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, मतलब एक ताल्लुक है दो वेरिएबल्स के दरमियान। तो डायरेक्शनल का मतलब यही होता है कि वो एक सिमत जो है ना वो आपको दे रहे होते हैं, आपको ज़ाहिर कर रहे होते हैं एक ताल्लुक, वास्ता, फ़र्क
ऐसी चीज़ों का, और नॉन में वो ये चीज़ें नहीं होती। तो डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस होते हैं। इसके बाद आपने रिसर्च पॉपुलेशन, ये रिसर्च पॉपुलेशन को हम अगर इकट्ठा बयान करें, जैसे रिसर्च पॉपुलेशन के साथ रिसर्च टारगेट पॉपुलेशन पढ़ें, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों को। पॉपुलेशन से मुराद है आप पाकिस्तान कंट्री में काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान कंट्री के प्रोविंस पंजाब में काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में डिस्ट्रिक्ट लाहौर में काम कर रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लाहौर में सिटी लाहौर और उसकी तहसील वाइज इसी तरह। फिर उसके बाद आप बच्चों पे काम कर रहे हैं स्कूल के, फिर आप स्कूल के किस लेवल के स्कूल के बच्चों के काम कर रहे हैं, प्राइमरी, मिडिल, हाई। फिर आप प्राइमरी पे अगर आते हैं, फिर आप बताएंगे बच्चियों पे काम कर रहे हैं या बच्चों पे काम कर रहे हैं, क्या वो यंगर हैं या एडोलसेंट्स हैं। जितना आप उसको बाउंड्री देंगे, महदूद करते जाएंगे, उतनी आपकी रिसर्च पॉपुलेशन आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी। अब इसके बीच में से हम कहते हैं कि जी हम सिर्फ एक क्लास या एक स्कूल से बच्चियाँ लेते हैं, या हम सिर्फ 20 बच्चियाँ लेते हैं जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं या बच्चों पे काम करना चाह रहे हैं। तो वो जो 20 हमने लिए, जो हमने सिलेक्ट कर लिए, वो क्या है, वो टारगेट पॉपुलेशन है। बाकी ओवरऑल मैंने आपको पॉपुलेशन का बताया, बाउंड्री के साथ बताया, लेकिन जब आप उसके बीच में से कोई चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो सिलेक्शन आपकी होगी वो क्या होगी, टारगेट पॉपुलेशन बन गई। वो आपने टारगेट कर ली पॉपुलेशन में से उस पॉपुलेशन को। तो ये दोनों का डिफरेंस भी है और आपको समझाना भी था। उसके बाद पायलट स्टडी, पायलट कहते हैं चलाने वाले को, कोई डायरेक्शन देने वाले को, किसी तरफ रुख फेरने वाले को। मतलब जैसे प्लेन है, एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन का भी पायलट होता है, ज़ाहिर है वो उसको डायरेक्शन में चला रहा होता है किसी तरफ, तो चलाने वाले को पायलट कहते हैं। पायलट का मतलब स्टडी आगे साथ लगा हुआ है, तो मतलब जो आपकी स्टडी जिस तरह चल रही है उसका आपने थोड़ी सी एक छोटी सी समरी देनी है कि भाई क्या डायरेक्शन में चल रही है, कैसे है, क्या चीज़ है। तो आपने वो जो छोटी समरी देनी है उसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, मतलब टूल्स कहते हैं ऐसी चीज़ों को जिनको किसी दूसरी चीज़ों पे फिट बिठाकर तो उनसे अपना काम लिया जाए। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं औज़ारों को। दूसरे लफ्ज़ों में आपने रेंच देख लिया, चाबियाँ, वो कीज़ बनी होती हैं, वो नट कसते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट टूल से मुराद लेते हैं लफ्ज़ जो से कि वो औज़ार, ठीक है, और इस तरह ही वो चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके औज़ार ही होते हैं ना। तो कह रहे हैं अब ये जो आप पढ़ रहे हैं कि जी इंस्ट्रूमेंट है और ये टूल्स हैं, ये डाटा कलेक्शन है। मतलब डाटा कलेक्शन करने के लिए जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका टूल है, औज़ार है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैं कहीं रिसर्च करने के लिए जाता हूँ और मैं वहाँ एक क्वेश्चनर यूज़ करता हूँ, उसमें मैंने सवाल लिखे हुए हैं, मैं लोगों से जवाब लेता हूँ, उसके बाद उसका वो मुझे डाटा मिल जाता है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, वो क्वेश्चनर उन लोगों तक पहुँचा दिया। ये जो क्वेश्चनर है ये क्या होगा, ये एक टूल होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट रिसर्च करते हैं आप, तो उसमें टूल और कुछ और चीज़ हो जाएगी। आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज हो जाएगी। मतलब वो चीज़ें जो डाटा कलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो स्केल, वो टूल, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे इसकी टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये सब चीज़ें जो रिसर्च में आप यूज़ करते हैं इनकी स्केल्स वाइज। तो ये नॉमिनल और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल ज़रा पुराने को कहते हैं, मतलब थोड़ा सा पुराना हो उसको ऑर्डिनल कहते हैं। जो कहते हैं कि एक दूसरों से बेहतर है, लेकिन कितनों से बेहतर है ये भी वाज़ेह नहीं है। मतलब पुराना तरीका कह लें आप इसको, थोड़ा सा पुराना स्केल कह लें। और नॉमिनल जो होता है वो आपको ये क्वालिटेटिव को डील करता है, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। वैसे मैं बातचीत करके किसी से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, इसको इसके लिए हम इसको स्केल को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह क्वांटिटेटिव को आप जो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरवल है, रेशियो है। रेशियो तो फ़र्क के लिए होता है, किसी का भी फासला, फ़र्क बयान करने के लिए, गैप बयान करने के लिए। जैसे 6 फीट हाइट है तो 5 फीट हाइट है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये करने के लिए रेशियो वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। इंटरवल जो है वो काउंटिंग वाले को कह लेते हैं आप, काउंटिंग जिसमें कर लेते हैं वो। तो ये वो स्केल्स हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, समझ लें आप, वो समझ लें, टूल समझ लें इसे, ठीक है। ये पैमाने समझ लें, ये वो पैमाने हैं। अब ये चैप्टर जब आप, मैं ये जो हेडिंग से आपसे बोल रहा हूँ, ये जब आप लिखेंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने इसमें एक और लास्ट चीज़ देनी है, वो है कि नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है डाटा एनालिसिस।
आपने इंट्रोडक्शन किया, आपने लिटरेचर रिव्यू लिया, आपने उसके बाद रिसर्च मेथड किया, उसके बाद आपने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया और डाटा आपके पास आ गया, तो आपने डाटा एनालिसिस कैसे करना है। अब ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा, जिसमें हम ये बताएंगे। और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।